अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है कि अमेरिकी डॉलर दुनिया भर में इतना महत्वपूर्ण क्यों बना हुआ है। हम सुनते हैं तेल की कीमतें डॉलर में हैं, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सोने का भाव भी वो भी डॉलर में तय होता है। न्यूयॉर्क से नई दिल्ली, बीजिंग से बर्लिन तक ऐसा लगता है जैसे हर जगह डॉलर का ही राज है। ये कैसे हुआ? देखिए, ये वाकई एक बड़ा और काफी पेचीदा सवाल है। इसकी जड़ें करीब 80 साल के इतिहास, वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र में फैली हुई हैं। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व की कहानी। हमारे पास ये स्रोत हैं, द एंड्यूरिंग पावर ऑफ द यूएस डॉलर, और इसी के आधार पर हम समझेंगे कि डॉलर इतना शक्तिशाली कैसे बना, आज ये व्यवस्था कैसे काम करती है, इसे क्या चुनौतियां मिल रही हैं और क्या भविष्य में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो हमारा मकसद है इस स्रोत से मिली जानकारी के जरिए डॉलर के पूरे सफ़र को गहराई से समझना। मतलब ये कैसे शिखर तक पहुंचा, कैसे काम करता है, आज इसे क्या टक्कर मिल रही है और फिर भी ये क्यों टिका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? इतिहास से? हाँ बिल्कुल, कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के, कह सकते हैं, मलबे से। दुनिया तबाह हो चुकी थी, खासकर यूरोप और एशिया। देशों को फिर से खड़ा होना था, व्यापार शुरू करना था, और इसके लिए एक स्थिर आर्थिक व्यवस्था की सख्त जरूरत थी। और जो पुरानी व्यवस्था थी गोल्ड स्टैंडर्ड वाली, वो तो युद्ध और महामंदी में खत्म हो चुकी थी ना? हाँ, वो ध्वस्त हो चुकी थी। तो इसी माहौल में जरूरत महसूस हुई एक नई मजबूत व्यवस्था की। और यहीं पर वो 1944 की ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आती है, जहां ये सब तय हुआ। एकदम सही कहा आपने। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर 44 मित्र देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए। उनका लक्ष्य साफ था, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था बनाना जो भविष्य में आर्थिक उथल-पुथल और वो जो कॉम्परेटिव डिवैल्यूएशन होता है ना, मतलब एक दूसरे से मुकाबले में अपनी मुद्रा का मूल्य गिराना, उसको रोक सके। जिसने 1930 की महामंदी को और बिगाड़ दिया था। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे देशों के बीच अमेरिकी डॉलर को ही क्यों चुना गया, मतलब उसे ही केंद्र में क्यों रखा गया? उस वक्त तो ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग भी काफी अहम था। देखिए, उस समय अमेरिका की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की कह सकते हैं निर्विवाद आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा था। उसकी इंडस्ट्री न सिर्फ बची रही बल्कि युद्ध के दौरान और बढ़ गई थी। और सबसे अहम बात, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था। अंदाजा है कि उस वक्त दुनिया का लगभग 2/3 सोना अमेरिका के ही पास था। अच्छा, 2/3? हाँ, और साथ ही राजनीतिक और सैन्य रूप से भी अमेरिका सबसे मजबूत था। तो इन सब वजहों से डॉलर ही एकमात्र ऐसी मुद्रा थी जिसमें दुनिया का विश्वास फिर से जगाने की ताकत थी। तो फिर ब्रेटन वुड्स समझौते में हुआ क्या? डॉलर का रोल क्या तय किया गया? ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत अमेरिकी डॉलर को सीधे सोने से जोड़ा गया। अमेरिकी सरकार ने एक रेट तय किया, $35 प्रति औंस सोना, और ये वादा किया कि वो इस रेट पर विदेशी केंद्रीय बैंकों से डॉलर के बदले सोना देगी। ओके। और फिर बाकी देशों की जो मुद्राएं थीं, उन्हें अमेरिकी डॉलर के साथ एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर जोड़ दिया गया। तो इस तरह डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया, एक तरह का सेंटर पॉइंट जिसके चारों ओर बाकी सब घूमते थे। इसने तो यकीनन दुनिया भर के व्यापार के लिए काफी स्थिरता ला दी होगी, एक भरोसेमंद माहौल बनाया होगा। हाँ बिल्कुल, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए एक प्रिडिक्टेबल, मतलब पूर्वानुमान लगाने योग्य माहौल बना। देशों को भरोसा था कि उनकी मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले स्थिर रहेगा, और क्योंकि डॉलर सोने से जुड़ा है तो उसका अपना मूल्य भी स्थिर रहेगा। इस स्थिरता ने वाकई युद्ध के बाद दुनिया को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में बहुत मदद की। और हाँ, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी इसी सम्मेलन में बनी थी, जिनका काम इस नई व्यवस्था को बनाए रखना और सदस्य देशों की मदद करना था। लेकिन इस सोने से जुड़ा सिस्टम तो हमेशा नहीं चला। 70 के दशक में कुछ बड़ा हुआ था जिसने सब बदल दिया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। 1960 के दशक के आखिर तक आते आते अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा था। वियतनाम युद्ध पर खर्चा, घर में सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्चा, इन सब से अमेरिका का बजट घाटा बढ़ रहा था। ओके। और विदेशों में डॉलर इतने ज्यादा जमा हो गए थे कि अमेरिका के पास उतना सोना बचा ही नहीं था कि वो सारे डॉलर वापस खरीद सके। तो कुछ देश, खासकर फ्रांस, अपने डॉलर के बदले सोना मांगने लगे। रिचर्ड निक्सन ने अचानक घोषणा कर दी कि अमेरिका अब डॉलर को सोने में नहीं बदलेगा।
इसे निक्सन शॉक कहते हैं। निक्सन शॉक, हाँ सुना है। इसने ब्रेटन वुड्स सिस्टम की तो नींव ही हिला दी और कुछ ही समय में यह सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया। दुनिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हटकर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्यवस्था में चली गई, जहां बाजार तय करता है कि मुद्रा का मूल्य क्या होगा। तो जब डॉलर सोने से अलग हो गया तब उसका दबदबा खत्म क्यों नहीं हुआ? ये तो बहुत बड़ा झटका था उसके लिए। ये बात वाकई थोड़ी हैरान करती है, लेकिन डॉलर का दबदबा न सिर्फ बना रहा बल्कि एक नए तरीके से और मजबूत हो गया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था पेट्रो डॉलर सिस्टम का उभरना। पेट्रो डॉलर, ये क्या था? पर ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, मतलब दुनिया के किसी भी देश को अगर तेल खरीदना है, चाहे वो अमेरिका से न भी खरीद रहा हो, उसे पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे। अरे वाह, ये तो डॉलर की मांग बनाए रखने का जबरदस्त तरीका था। हाँ बिल्कुल, इसने डॉलर के लिए एक स्थायी वैश्विक मांग पैदा कर दी जो सोने के समर्थन के बिना भी चलती रही। देखिए, तेल तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खून जैसा है ना? हाँ, और अगर उसे खरीदने के लिए डॉलर चाहिए तो हर देश को डॉलर रखना ही पड़ेगा। फिर तेल बेचने वाले देश भी अपनी कमाई डॉलर में ही पाते थे और वो अक्सर उन डॉलरों को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स या दूसरी अमेरिकी संपत्ति में लगा देते थे। तो ये एक तरह का चक्र बन गया जिसने डॉलर को वैश्विक वित्त के केंद्र में बनाए रखा। तो ये थी डॉलर के उठने और फिर अपना दबदबा बनाए रखने की कहानी। अब जरा ये समझते हैं कि आज की तारीख में ये प्रभुत्व असल में काम कैसे करता है, मतलब इसके असर क्या है। आज डॉलर का असर आपको हर जगह दिखेगा। जैसे स्रोत में बताया गया है, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के पास जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका लगभग 60% हिस्सा अब भी अमेरिकी डॉलर में है। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सोचिए, दुनिया की करीब 60% इमरजेंसी बचत एक ही देश की मुद्रा में रखी हुई है। ये निर्भरता का स्तर दिखाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसका बोलबाला है, शायद 80% से भी ज्यादा। हाँ, और ये आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें वो व्यापार भी शामिल है जिसमें अमेरिका सीधे तौर पर पार्टी नहीं है। मान लीजिए भारत सऊदी अरब से तेल खरीदता है या ब्राजील वियतनाम को कॉफी बेचता है, तो भी बहुत ज्यादा संभावना है कि सौदा डॉलर में ही तय हो और भुगतान भी डॉलर में ही किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉलर आसानी से मिल जाता है, उसका रेट पता करना आसान है और दोनों देशों के बैंक डॉलर में लेन देन करने के आदी हैं। इसे नेटवर्क प्रभाव कहते हैं। मतलब जब ज्यादा लोग किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों के लिए भी उसी का इस्तेमाल करना ज्यादा आसान और फायदेमंद हो जाता है। इस पूरी व्यवस्था से अमेरिका को क्या ठोस फायदे मिलते हैं? स्रोत में एक शब्द है अति विशेषाधिकार या एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज। इसका क्या मतलब है? अति विशेषाधिकार, ये शब्द एक फ्रांसीसी वित्त मंत्री ने इस्तेमाल किया था। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका को अपनी मुद्रा के वैश्विक दर्जे की वजह से कई ऐसे आर्थिक और राजनीतिक फायदे मिलते हैं जो किसी और देश को नहीं मिलते। जैसे कि? पहला और सबसे बड़ा फायदा है सस्ता कर्ज। क्योंकि दुनिया भर के निवेशक, सरकारें, कंपनियां सब डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स को बहुत सुरक्षित मानते हैं, इसलिए वो अमेरिका को बहुत कम ब्याज दरों पर उधार देने को तैयार रहते हैं। अच्छा, मतलब अमेरिकी सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से और सस्ते में पैसा जुटा सकती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे बाकी दुनिया उसे सब्सिडी दे रही हो। हाँ, कुछ हद तक आप ऐसा कह सकती हैं। ये अमेरिका को अपनी सेना पर खर्च करने, सामाजिक कार्यक्रम चलाने या टैक्स कम रखने में मदद करता है, जो शायद दूसरे देशों के लिए उतना आसान ना हो। दूसरा बड़ा फायदा है प्रतिबंध लगाने की ताकत, जिसे हम सैंक्शंस कहते हैं। हाँ, ये तो हमने हाल के सालों में बहुत देखा है, ईरान पर, रूस पर, उत्तर कोरिया पर। बिल्कुल, क्योंकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली काफी हद तक डॉलर पर निर्भर है और ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट अमेरिकी बैंकों या उनसे जुड़ी संस्थाओं से होकर गुजरते हैं। इसलिए अमेरिका किसी भी देश या संस्था को इस डॉलर सिस्टम से काटकर उस पर जबरदस्त आर्थिक दबाव डाल सकता है, बिना सेना भेजे ही। हाँ, बिना सेना भेजे। ये वित्तीय प्रतिबंध एक शक्तिशाली हथियार बन गए हैं और ये अमेरिका को दुनिया के मामलों में काफी ज्यादा प्रभाव देते हैं। और तीसरा फायदा शायद अमेरिकी कंपनियों और बैंकों से जुड़ा है। निश्चित रूप से, जब दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है तो लेन देन के लिए अक्सर अमेरिकी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। इससे उन्हें बिजनेस मिलता है, उनका वैश्विक प्रभाव बढ़ता है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशों में व्यापार करना और निवेश करना आसान हो जाता है, क्योंकि करेंसी बदलने का जोखिम कम होता है। ये सब मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की केंद्रीय भूमिका को और मजबूत करते हैं। तो ये तो साफ है कि डॉलर का ये दबदबा अमेरिका के लिए तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा?
क्या इस किले में अब दरारें नहीं पड़ रही हैं? स्रोत कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करता है। हाँ, और ये आजकल बहुत ही अहम मुद्दा है। डॉलर की सर्वोच्चता अब पहले जैसी बिना चुनौती के नहीं रही है। इसे कई तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं और ये धीरे धीरे बढ़ भी रही हैं। सबसे पहले तो चीन का युआन है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो जाहिर तौर पर अपनी मुद्रा का असर बढ़ाना चाहेगा। बिल्कुल। चीन पिछले एक दशक से ज्यादा समय से लगातार कोशिश कर रहा है कि युआन का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में बढ़े। उसने कई देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौते किए हैं ताकि वो आपसी व्यापार डॉलर के बजाय अपनी अपनी मुद्राओं में कर सकें। चीन ने शंघाई में अपना तेल वायदा बाजार भी शुरू किया है जो युआन में कारोबार करता है। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि युआन का वैश्विक भंडार और व्यापार में हिस्सा अभी भी डॉलर के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यूरोप का यूरो भी तो है, वो भी तो एक बड़ी वैश्विक मुद्रा है। हाँ, यूरो डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी इसका अहम स्थान है। यूरोपियन यूनियन के अंदर तो यूरो ही चलता है, लेकिन यूरोजोन की अपनी कुछ अंदरूनी दिक्कतें रही हैं, जैसे सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानता, कभी-कभी राजनीतिक एकता की कमी। इन चीजों ने यूरो को डॉलर का एक बहुत मजबूत वैश्विक प्रतिद्वंदी बनने से कुछ हद तक रोका है। ब्रिक्स देशों की तरफ से भी डॉलर पर निर्भरता कम करने की बातें सुनने में आ रही हैं। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और अब तो इसमें नए सदस्य भी जुड़ गए हैं। क्या वो कोई अपनी साझा मुद्रा बनाने की सोच रहे हैं? देखिए, साझा मुद्रा का विचार तो अभी बहुत दूर की बात लगती है, क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं और राजनीतिक सिस्टम बहुत अलग-अलग हैं। लेकिन हाँ, ब्रिक्स समूह इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि डॉलर केंद्रित वैश्विक व्यवस्था पर अपनी निर्भरता कैसे कम की जाए। उनका मकसद क्या है? मुख्य मकसद है अमरीकी प्रतिबंधों जैसी चीजों से खुद को बचाना, अपनी वल्नरेबिलिटी कम करना। वो आपसी व्यापार में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ाने और पेमेंट के वैकल्पिक सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। ये डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती है, भले ही आर्थिक असर अभी सीमित हो। आपने पेट्रो डॉलर सिस्टम का जिक्र किया था। क्या तेल के सौदों में भी अब बदलाव आ रहा है? क्या देश दूसरी मुद्राओं में तेल खरीदने बेचने लगे हैं? कुछ हद तक हाँ। ज्यादातर तेल व्यापार अभी भी डॉलर में ही होता है, लेकिन बदलाव के संकेत जरूर दिख रहे हैं। जैसे रूस प्रतिबंधों के बाद चीन को अपना तेल और गैस युआन और रूबल में बेच रहा है। भारत ने भी रूस से तेल खरीदने के लिए रुपए और दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अच्छा। सऊदी अरब ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि वो भविष्य में दूसरी मुद्राओं में तेल बेचने पर विचार कर सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ नहीं है। ये भली छोटे कदम लगे, लेकिन ये पेट्रो डॉलर व्यवस्था की नींव पर सवाल तो उठाते ही हैं। और आखिर में एक टेक्नोलॉजी वाला पहलू भी है। क्रिप्टो करेंसीज और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDCs, क्या ये नए डिजिटल आविष्कार डॉलर के दबदबे को हिला सकते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का तो मकसद ही यही है कि पारंपरिक वित्तीय सिस्टम को, जिसमें डॉलर आधारित प्रणाली भी शामिल है, बाईपास किया जाए। हालांकि अभी उनकी अस्थिरता और रेगुलेशन की कमी उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाने में रुकावट डाल रही हैं। लेकिन शायद ज्यादा महत्वपूर्ण CBDCs हैं, यानी केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल मुद्राएं। कई देश, जिनमें चीन अपने डिजिटल युआन के साथ सबसे आगे है, इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। ये CBDCs डॉलर के लिए चुनौती कैसे बन सकती हैं? ये सीमा पार पेमेंट्स को बहुत तेज, सस्ता और आसान बना सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में दो देश अपनी अपनी CBDCs का इस्तेमाल करके सीधे एक दूसरे के साथ व्यापार कर लें, बिना डॉलर या अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के जरिए जाए। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो ये डॉलर की जरूरत और उसके प्रभाव को काफी कम कर सकता है। लेकिन हाँ, ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है और इसे लेकर बहुत सारे तकनीकी, कानूनी और भू राजनीतिक सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। तो मतलब इतनी सारी चुनौतियां हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव, यूरो की मौजूदगी, ब्रिक्स की कोशिशें, तेल सौदों में बदलाव के संकेत और अब ये नई डिजिटल मुद्राएं। इन सब के बावजूद डॉलर आज भी बादशाह क्यों बना हुआ है? स्रोत इसके क्या कारण बताता है? हाँ, इतनी चुनौतियों के बावजूद डॉलर के टिके रहने के पीछे कई ठोस कारण हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है विश्वास और तरलता, मतलब ट्रस्ट एंड लिक्विडिटी। विश्वास और तरलता। हाँ, दशकों के इस्तेमाल ने डॉलर के प्रति एक गहरा, कह सकते हैं, संस्थागत विश्वास पैदा किया है। दुनिया भर के निवेशक, कंपनियां, सरकारें ये मानती हैं कि डॉलर अपना मूल्य बनाए रखेगा और इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और तरलता का मतलब है कि इसे खरीदना बेचना बहुत आसान है।
हाँ बिल्कुल। तरलता यानी लिक्विडिटी का मतलब है कि आप किसी चीज को बिना उसका बाजार भाव गिराए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी खरीद या बेच सकते हैं। डॉलर दुनिया की सबसे तरल मुद्रा है। आप किसी भी समय दुनिया के किसी भी कोने में बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर खरीद और बेच सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में जो खरबों डॉलर का रोजाना कारोबार होता है, उसका बड़ा हिस्सा डॉलर से जुड़ा है। ये तरलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए बहुत जरूरी है। कोई और मुद्रा, चाहे वो यूरो हो या युआन, अभी इस स्तर की तरलता नहीं दे पाती है। अमेरिकी वित्तीय प्रणाली की गहराई और इसका विकसित होना, इसका भी इसमें बड़ा हाथ होगा। निश्चित रूप से अमेरिका के जो वित्तीय बाजार हैं वो दुनिया में सबसे बड़े, सबसे गहरे और सबसे ज्यादा विकसित हैं। यहाँ आपको हर तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे। अमेरिकी कानूनों और रेगुलेटरी सिस्टम को भी तुलनात्मक रूप से पारदर्शी और भरोसेमंद माना जाता है। ये सब मिलकर निवेशकों को अमेरिकी संपत्ति और डॉलर में पैसा लगाने के लिए खींचते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा फाइनेंशियल मार्केट नहीं है जो इस पैमाने और परिपक्वता की बराबरी कर सके। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत में है वो ये कि संकट के समय डॉलर और मजबूत हो जाता है। ये तो थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, ये डॉलर के प्रभुत्व का एक अनोखा पहलू है। हमने बार बार देखा है, चाहे वो 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट हो, जिसकी शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी, या हाल की कोविड-19 महामारी। जब भी दुनिया में अनिश्चितता या घबराहट फैलती है, निवेशक सुरक्षा की तलाश में अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की ओर भागते हैं। इसे सेफ हेवन इफेक्ट कहते हैं, सुरक्षित पनागा। बिल्कुल, सेफ हेवन प्रभाव। भले ही संकट अमेरिका में पैदा हुआ हो, डॉलर को फिर भी दुनिया की सबसे सुरक्षित मुद्रा माना जाता है। ये दिखाता है कि डॉलर में लोगों का भरोसा कितना गहरा बैठा हुआ है। तो अगर हम इसका सार निकालें तो ऐसा लगता है कि डॉलर का एक बहुत मजबूत नेटवर्क प्रभाव है, क्योंकि सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करना फायदेमंद है और कोई भी आसानी से इसे छोड़ना नहीं चाहता। बदलना मुश्किल है। एकदम सही। डॉलर का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा और गहरा है। इसमें बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, पेमेंट सिस्टम हैं, कानूनी ढांचे हैं, सब कुछ डॉलर के इर्द गिर्द बना है। इस पूरे सिस्टम को किसी दूसरी मुद्रा से बदलना एक बहुत बड़ा, महंगा, जटिल काम होगा। जब तक कोई साफ तौर पर बेहतर विकल्प सामने नहीं आता, ज्यादातर देश और कंपनियां मौजूदा व्यवस्था के साथ ही बने रहना पसंद करेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अमेरिकी डॉलर ने पिछले लगभग 80 सालों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं अपनी शर्तों पर चलाया है। इसने अमेरिका को जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक शक्ति दी है, लेकिन साथ ही बाकी दुनिया को अमेरिकी नीतियों जैसे ब्याज दरों में बदलाव या फिर प्रतिबंधों के प्रति काफी संवेदनशील भी बनाया है। सही कहा, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। क्या हम धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां कई मुद्राएं एक साथ महत्वपूर्ण होंगी? एक मल्टीपोलर करेंसी फ्यूचर जिसमें डॉलर के साथ यूरो, युआन या शायद कोई डिजिटल मुद्रा भी शक्ति साझा करेगी? या फिर डॉलर, जिसे अक्सर ग्रीनबैक कहते हैं, आने वाले कई दशकों तक अपना दबदबा बनाए रखेगा? ये तो साफ है कि डॉलर की कहानी सिर्फ पैसे या अर्थशास्त्र की कहानी नहीं है। ये वैश्विक शक्ति संतुलन, राजनीति और ग्लोबलाइजेशन की बदलती दिशा की कहानी भी है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी ये एक विचार करने लायक सवाल है। क्या ये दुनिया के लिए लंबी अवधि में फायदेमंद है कि वैश्विक व्यापार और वित्त पर किसी एक देश की मुद्रा का इतना ज्यादा दबदबा हो? या क्या ये व्यवस्था स्वाभाविक रूप से कुछ देशों को फायदा पहुंचाती है और दूसरों के लिए अस्थिरता और निर्भरता पैदा करती है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले वक्त में वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करेगा।